नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। वर्ग से आशय है साथियों कि किसी भी संख्या को खुद से गुणा करवाना उसका वर्ग कहलाता है, और खुद को खुद से गुणा करवाया हुआ है या ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों में से दो दो संख्याओं के जोड़ों का चयन करना उसका वर्गमूल कहलाता है। चलो वर्ग की अवधारणा को समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ एक को एक से गुणा करवाया है। चलिए हम इधर आपको करके बता दें। मैं एक को साथियों जब आप एक से गुणा करते हो तो हमें वापस एक ही प्राप्त होता है, जिसे हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यदि मैं दो को दो से गुणा कराऊं, मतलब दो को खुद दो से गुणा कराऊं, तो मुझे यहाँ दो दूनी चार मिल रहा है। ये जो चार है वो प्यारे साथियों दो का वर्ग है या दो की घात दो है। इसी तरीके से आप यदि तीन को तीन से गुणा करते हैं, तीन को तीन से यदि मैं गुणा करवाऊं तो यहाँ मुझे 9 प्राप्त होगा, जो कि आपके संख्या तीन का वर्ग है या तीन की घात दो है। इसी तरीके से आप गुणा करवाते जाओ, और गुणा करते करते यदि मैंने यहाँ ए को ए से गुणा कर दिया, ए को ए से गुणा कर दिया, तो मुझे ए स्क्वायर प्राप्त होगा, जो कि ए का वर्ग है। और आप वर्ग की अवधारणा में जानते हो कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपके साथियों भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा गुणा भुजा, जो कि इस अध्याय के आरंभ में ही हमें यहाँ इस अवधारणा से अवगत कराया गया है। जैसे ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। अब यदि वर्ग की और अच्छी तरीके से परिभाषा दी जाए तो एक प्राकृत संख्या m, जिसे मैं n गुणा n के रूप में यदि लिख पाता हूं, जहां n और n भी प्राकृत संख्या है, मतलब जैसे मैंने एक प्राकृत संख्या का चयन किया 16, और इस 16 को मैं यदि इस रूप में लिख दूं 4 गुणा 4, तो ये जो 16 प्राकृत संख्या 16 है, ये एक संख्या 4 का वर्ग बन जाएगा। यही वर्ग की अवधारणा है। चलिए आगे हम इसी क्रम में वर्ग की अवधारणाओं से संबंधित कुछ अच्छी अच्छी बातें व रोचक बातें पढ़ते हैं, जिसमें पहली बात अपनी यह है कि वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। वर्ग संख्याओं के आप गुणधर्म देखो साथियों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ इस संख्या एक का जो वर्ग है, इस संख्या एक का वर्ग यहाँ पर एक दिया हुआ है, दो का वर्ग 4 दिया हुआ है, तीन का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसी तरीके से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 या 289, और 18 का 224, 19 का 361 और 20 का 400। यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए साथियों। यदि इन्हें आप सीधा याद कर लेते हैं तो आपको आगे इसमें आसानी रहेगी। इन 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग में आपने एक चीज़ नोट की होगी साथियों, पूर्ण वर्ग संख्याओं को यदि मैं यहाँ एक साथ लिखने की कोशिश करूँ तो मेरी जो पहली पूर्ण वर्ग संख्या है वो आपके साथियों 1 हो गई। पहली पूर्ण वर्ग संख्या 1 हो गई। उसके बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 4 है साथियों, जो कि 2 का वर्ग है। संख्या 9 3 का वर्ग है। संख्या 16 4 का वर्ग है। संख्या 25 5 का वर्ग है। संख्या 36 6 का वर्ग है। 49 7 का वर्ग है। संख्या 64 8 का वर्ग है। संख्या 81 9 का वर्ग है। और संख्या 100 आपके 10 का वर्ग है। संख्या 121 11 का वर्ग है। संख्या 144 12 का वर्ग है। संख्या 169 13 का वर्ग है। संख्या 196 आपके यहाँ 14 का वर्ग है। और संख्या 225 15 का वर्ग है। इन संख्याओं का यदि आप आंकलन करो तो आपको ऐसा लगे कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक सदैव किस किस रूप का हो सकता है, तो उसका हम लोग यहाँ आकलन करें आपके सामने। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे संख्या 1 का इकाई अंक 1 ही है, और संख्या 121 का इकाई अंक भी 1 ही है, तो यहाँ पर 1 आ सकता है। संख्या 2 का इकाई अंक संख्या 2 के वर्ग का इकाई अंक 4
और संख्या 8 के वर्ग का इकाई अंक आपके 64 में 4 ही हैं, तो 4 हो सकता है। संख्या 3 का जो वर्ग करें तब 9 आए, तो इसका इकाई अंक 9 है। और संख्या 7 का वर्ग करें तो 49 आए, तो 49 में भी इकाई अंक आपके पास 9 ही है। और आगे देखा जाए तो संख्या 4 का वर्ग किया उस समय 16 आया, 16 का इकाई अंक 6 है। संख्या 6 का वर्ग किया तब 36 आया, 36 में भी इकाई अंक आपके पास 6 ही है, तो मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ। और संख्या 5 का वर्ग करें तो 25 आया। संख्या 15 का वर्ग किया तो 225 में भी इकाई अंक आपके यहाँ 5 ही आया है, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक आपके 5 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका जब आपके इकाई अंक की अपन चर्चा करें तो इकाई अंक या तो 1 हो सकता है, या फिर आपके 4 हो सकता है, या फिर आपके 6 हो सकता है, या फिर आपके 9 हो सकता है, या 5 होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके पास क्या है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके वर्गों का जो इकाई अंक है वो आपके 0 होगा। और ध्यान रखने वाली बात है वहाँ 0 जोड़े में होंगे। जैसे 10 का वर्ग करें 100 आया, 100 के अंदर 0 जोड़े में है। 20 का वर्ग करूं तो 400 आता है, 400 में भी आपके जो इकाई अंक है वो 0 है, लेकिन 0 यहाँ जोड़े में है। तो इकाई अंक, महत्वपूर्ण बात क्या है अपनी यहाँ, महत्वपूर्ण बात को चलो इधर यहाँ एक अलग से लिख देते हैं हम। महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण बात, इकाई अंक 0 वाली संख्या के वर्ग में इकाई की तरफ से, कौन सी तरफ से, इकाई की तरफ, चलो इसके बाद मैं यहां लिख दूं, इकाई की तरफ से 0 सदैव जोड़े में होते हैं। मतलब या तो 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, जोड़े में होते हैं। तो इसके लिए अपन चेक कर सकते हैं, जैसे 10, यदि मैं 10 का वर्ग करूं यहां, तो ये मैंने कर दिया 10 का वर्ग। 10 का वर्ग किया कितना आया 100। 10 में एक 0 है, इकाई में 0 है, तो 100 के अंदर भी इकाई अंक तो 0 ही है, लेकिन 0 जोड़े में है। 20 का वर्ग करूंगा तब 400 आएगा, 400 में भी इकाई अंक 0 ही है, लेकिन 0 जोड़े में है। 30 का वर्ग करूंगा तो साथियों 900 आएंगे, 900 के अंदर भी इकाई अंक तो 0 ही है, लेकिन 0 जोड़े में है। यदि चलो मैं यहाँ 100 का वर्ग कर देता हूँ, तो 100 का वर्ग करूंगा, 100 को 100 से गुणा करूंगा तो 10,000 आएंगे। 10,000 में भी इकाई अंक 0 ही है, लेकिन यहाँ 0 किस में है, जोड़े में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पढ़ा कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका इकाई अंक सदैव आपके क्या क्या हो सकता है, इकाई अंक हमेशा आपको क्या क्या मिल सकता है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका इकाई अंक आपको 1 मिल सकता है, आपको इकाई अंक 4 मिल सकता है, आपको इकाई अंक 5 मिल सकता है, आपको इकाई अंक 6 मिल सकता है, और आपको इकाई अंक 9 मिल सकता है। और यदि 0 मिले तो 0 मिलेंगे जोड़ों में। किस में मिलेंगे साथियों, जोड़ों में। या तो 2 होंगे, या 4 होंगे, या फिर आपके 6 होंगे। तो यदि ये बात आपको मालूम है तो आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को आसानी से पहचान सकते हो। और आगे प्रश्नावली में अपने प्रश्न आएगा कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए, तो वहां पर ये अपनी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में साथियों आपको कुछ संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं, जिसमें 1 का वर्ग 1 है, 2 का 4 है, 3 का आपके 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इसी तरीके से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 या 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का आपके 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। वैसे आप यहाँ अलग से लिख भी सकते हैं, जैसे 26 का होगा 676, 26 का 676। फिर उसके बाद 27 का देखें तो 27 का हो जाएगा 729। फिर आपको देखना था 28 का, तो 28 का हो जाएगा आपके 784। और फिर आपको देखना था 29 का, तो 29 का आपके हो जाता है यहाँ पर 841 साथियों। और फिर आप 30 का वर्ग करोगे तो 30 का वर्ग आपके उधर दिया हुआ ये कितना है 900। तो इस तरीके से फिर आगे 30 के बाद या 35 का 1225, 40 का 1600, 45 का 2025 और 50 का आपको यहाँ 2500 दिया गया है। इनमें हमें ध्यान ये रखना है, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि या तो मैं लिखूँ संख्या,
या तो मैं लिखूं संख्या, संख्या का इकाई अंक। आपको छांटना है, एक बहुत शानदार टेबल बनेगी और बड़ा ही मजा आएगा। इस तरफ आपको लिखना है वर्ग संख्या का, वर्ग संख्या का इकाई और अंक साथियों। तो जैसे जैसे आप इस टेबल का अध्ययन करोगे, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएगी और बड़ा ही मज़ा आएगा आपको। तो आप ध्यान से यहाँ देखिए, कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक एक है, जैसे ये एक है, देखो ये वाली एक है, तो एक का वर्ग भी एक आ रहा है, 11 का वर्ग भी आपके 121 में वापस एक आ रहा है, 21 का वर्ग किया 441 तो भी आपके इकाई अंक एक ही आ रहा है। तो एक का वर्ग करोगे तो भी एक आएगा। और प्यारे टाबरों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, एक और 9 दोनों ही देख लो, 9 का वर्ग करते हो तो 9 के वर्ग में 81 के अंदर एक है, 19 का वर्ग करते हो 361 के अंदर एक है, और फिर आप 29 का वर्ग कर लो 441 में भी आपके पास एक है। तो एक और 9 इन दोनों संख्याओं के आप वर्ग करते हो तो उस वर्ग का जो इकाई अंक है वो हमेशा आपके एक ही आने वाला है। और ठीक इसी तरीके से क्या आप 2 और 8, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या फिर 8 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक 100% नहीं 250% आपके 4 ही होगा साथियों। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपके 3 है या फिर इकाई अंक 7 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 100% नहीं 250% आपके 9 होगा। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपके पास 4 है या इकाई अंक 6 है तो उसके वर्ग का जो इकाई अंक है वो हमेशा 6 ही होगा। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपके पास 5 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी 5 ही होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 है तो वर्ग के अंदर आपके इकाई अंक तो 0 ही होगा, लेकिन 0 जोड़े में होगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं अगली स्लाइड। अब चलते हैं अगली स्लाइड में साथियों। अगली स्लाइड बोल रही है कुछ और रोचक प्रतिरूप त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़े। त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़े मतलब आपको त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के उन बिंदुओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद इस रोचक रूप को देखना है। तो जैसे त्रिभुज बनाने के लिए, जैसे इसमें पहले यहाँ एक बिंदु लिया है, फिर आगे त्रिभुज बनाने के लिए ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों को मिलाने से आपके त्रिभुज बन सकता है। और फिर आगे चलें और तो यहाँ पर 1 ले लो, उसके बाद यहाँ पर आप 2 बिंदु ले लो, फिर उसके बाद और आगे चलें तो यहाँ पर 3 बिंदु ले लेवें। तो इस तरीके से अपने यहाँ समकोण त्रिभुज बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। जैसे देखिए इसमें 1 बिंदु दिया हुआ है, इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। तो 3 बिंदुओं वाले के अंदर देखो, जैसे ये 1 बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु। अब ये वाली जो संख्या है जिसमें ये 1 बिंदु है उसको मैं यहाँ ला के रखूँ तो ये वर्ग बन जाता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि 1 के अंदर यदि हम 3 जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 4। और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। बहुत ही सिंपल अवधारणा इसने यहाँ बताई है। उसके बाद और यदि कोई बड़ी बात देखी जाए तो जैसे इसको समझने के लिए मैं कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ लिया है आपके सामने, यहाँ लिया है मैंने 1, फिर उसके बाद यहाँ मैंने ले लिए 2 बिंदु साथियों, फिर उसके बाद मैंने यहाँ ले लिए 3 बिंदु, फिर उसके बाद मैंने यहाँ ले लिए आपके सामने 4 बिंदु। यहाँ तक तो आपकी बुक्स में भी दिया है। फिर इससे आगे और चलें तो इसमें ले लूँ मैं 4 बिंदु। तो ये हो गए आपके पास यहाँ 4, और अगले में मैंने यहाँ ले लिया आपके सामने 5 बिंदु। ठीक है, तो ये तो हो गए 5, ये है आपके पास 4, ये है आपके पास 3, ये है आपके पास 2 और ये है आपके पास 1। इन सबको मैं जोड़ूं तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो यहाँ मैंने लिख दिया आपके सामने 15। अब इसमें मैं जोड़ूं क्या, अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ के 1 बिंदु कम पड़ रहा है, या यहाँ से चलना शुरू करते हैं। यहाँ 1 बिंदु कम पड़ रहा है, चलो कलर इसका थोड़ा डिफरेंट कर ले अपन ताकि आपको भी मज़ा आए। चलिए, तो यहाँ मैंने ये आपके 1 0 कर दिया, ये फिर 1 और 1 यहाँ हो गए आपके पास 2, फिर यहाँ 3 कम पड़ रहे हैं तो 1 2 और 3, फिर यहाँ 4 कम पड़ रहे हैं तो 1 2 3 और 4। इन सब में देखो मैंने यहाँ 4, ये 3, ये 2 और ये 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10।
जैसे ही मैं इसमें यहाँ लाके जोड़ूं तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग साथियों। 25 आपके 25 किसका वर्ग होता है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 5 का वर्ग। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप जब हम दो कर्मागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ सीखा साथियों कि जैसे कोई भी दो कर्मागत त्रिभुजीय संख्याएं हैं, त्रिभुजीय संख्याएं के अंदर ये वाली जो संख्या है आप देख पा रहे हो कि इसमें आपके 10 संख्याएं मिलकर के एक त्रिभुज बनाते हैं, तो ये तो 10, और अगले त्रिभुजीय संख्याएं हैं वो 15 है, इससे भी एक त्रिभुज बनता है, तो ये 10 और 15 जुड़ के 25 होते हैं, और 25 आपके 5 का वर्ग होता है। तो उम्मीद है ये भी रोचक तथ्य आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अपन इसका अगला रोचक तथ्य। अगला रोचक तथ्य ये बोल रहा है कि कोई भी दो वर्ग संख्याएं हैं, या देखिए आप कोई भी, इसका जो मेन सार है वो यहाँ समझा दिया इसने। दो संख्याएं, दो वर्ग संख्याएं, पहली n है और दूसरी n+1 है, मतलब कंटिन्यू दो वर्ग संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच में कुल आपके 2n संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं देखो यहाँ इस ये जो समझा रहा है उसी तरीके से लूँ कि 1 का वर्ग करूँ तो 1 आता है साथियों, फिर 2 का वर्ग करूँ तो 2 दूनी 4 आता है साथियों, 3 का वर्ग करूँ तो फिर आपके 3 तिरी 9 आता है साथियों, 4 का वर्ग करूँ तो फिर 4 चौक 16 आता है साथियों। अब देखिए यहाँ 1 और 4 के बीच में 2 और 3, फिर 4 और 9 के बीच में यदि देखूं तो 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, 9 और 16 के बीच में देखूं साथियों तो 10, फिर 11, फिर आपके पास यहाँ 12, फिर 13, फिर आपके पास 14, फिर 15। अब आप देखिए इसको यदि मैं n मानूं, ये मैंने ले लिया n, तो n यदि 1 है तो n+1 क्या होगा, n+1 हो जाएगा आपके पास 2। तो यदि n का भी वर्ग करूं और n+1 का भी वर्ग करूं, तो n का भी वर्ग करूं और n+1 का भी वर्ग करूं, तो इन दोनों के वर्गों के बीच में आपके 2n संख्याएं आएगी। जैसे फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो n+1 का वर्ग खोलोगे तो ये हो जाएगा n² + 2n + 1, और उसमें से इन संख्याओं को यदि हम छोड़ देवें तो यहाँ n² घटा देवें तो n² से n² कट जाएगा, पीछे बचेगा 2n+1। 2n+1 में हमें यहाँ 1 को छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 के अंदर वो संख्या खुद भी शामिल हो जाती है n+1। तो कहने का मतलब 1 और 4 के बीच में आपके 2 वर्ग संख्याएं आती है, 4 और 9 के बीच में 4 वर्ग संख्याएं हैं, 9 और 16 के बीच में ये 3 और 3 6 वर्ग संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि 9 और 16 में जो ये 3 है यहाँ पर n है, n बराबर कितना है 3, और n+1 बराबर कितना हो गया यहाँ 4। तो इन दोनों के वर्गों के बीच में सीधी आपके 2n, 3 दूनी 6 संख्याएं होगी। अब यदि 2 और 3 की चर्चा करें तो 2 का वर्ग कितना था अपने पास 4, और 3 का वर्ग कितना है 9, तो यहाँ n कितना हो गया अपने पास 2, और n+1 कितना हो गया 3। तो इन दोनों के वर्गों के बीच में 2n बोले तो 2 दूनी आपके पास 4 संख्याएं होगी। आप गिन सकते हो, ये पड़ी 1, 2, 3 और 4। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है, तो कहने का मतलब क्या है साथियों, यदि हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं जो कि कर्मागत है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया आपके सामने आपको समझाने के लिए 4 ले लिया, तो और अगली संख्या ले ली 5, तो 4 तो हो गई मेरे पास n, और अगली संख्या हो जाएगी 5 है वो n+1। यदि मैं n का वर्ग करूं, कहने का मतलब 4 का वर्ग करूं तो 16 आता है, और फिर n+1 जिसको कि मैंने यहाँ 5 माना है उसका वर्ग करूं तो 5 का वर्ग करूं तब 25 आता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ आप देखिए, यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 16 के बाद 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर आपके पास यहाँ 21, फिर 22, फिर 23 और फिर 24। इनको आप गिनिए 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7 और 8 संख्याएं हैं। अब यदि इसका सीधा आकलन करना है तो n और n² और n+1 के होल स्क्वायर के बीच में n का दुगुना मतलब 2n मतलब 2 गुणा 4, तो 2 गुणा 4 मतलब 8 संख्याएं होगी, जो कि आप बिना गणना के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें हमें एक और रोचक तथ्य दिया गया है। विषम संख्याओं को जोड़कर, विषम संख्याएं वह संख्याएं हैं साथियों जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो, 2 का भाग पूरा
नहीं जाता हो, नहीं जाता हो, वो सारी संख्याएं हैं वो आपके विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर आपके पास 21 और फिर 23। यहाँ तक अपना पूरा जो मतलब यहाँ तक अपन जो बात हमें समझनी थी वो सारी की सारी समझ जाएंगे। ये बोल रहा है कि यदि आप प्रथम n विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो जोड़ने से जो हमें प्राप्त होगा वो n संख्याओं का वर्ग प्राप्त होगा। कैसे क्या प्राप्त होगा देखिए, जैसे मैं पहली आपके विषम संख्या को जोड़ूं तब तो आपके यहाँ 1 ही प्राप्त होता है जो कि 1 का वर्ग है। अब उसके बाद मैं प्रथम 2 विषम संख्याओं को जोड़ूं तो 1 और 3 को जोड़ूं तो 1 और 3 4 होता है। अब ये प्रथम 2 संख्याएं थी तो ये 2 का वर्ग हो गया। उसके बाद यदि मैं प्रथम 3 विषम संख्याओं को जोड़ूं 1, 3 और 5 को तो 1 और 3 हो गए 4, 4 और 5 हो गए 9, 9 साथियों 3 का वर्ग होता है। उसके बाद यदि मैं प्रथम 4 वर्ग संख्याओं को जोड़ूंगा तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 आपके 4 का वर्ग होता है। इसी तरीके से प्रथम 5 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा। प्रथम 6 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो आपके ये 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। क्रमागत संख्याओं का योग मतलब कोई भी आपके ऐसी वर्ग संख्या है जो किसी विषम संख्या का वर्ग हो। देखो क्या बोल रहा है, विषम संख्या का वर्ग। विषम संख्या जैसे मैंने यहाँ 7 लिया है तो 7 का वर्ग करूं तो कितना होता है साथियों, 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो ये जो 7 का वर्ग है इसमें देखो यहाँ n की जगह मैंने कितना लिया है, n बराबर मैंने यहाँ 7 लिया है। इसके अंदर मैं 1 घटा दूं और फिर उसमें 2 का भाग दूं तो 7 का वर्ग करूं तो कितना होता है, 49। 49 के अंदर मैं 1 घटा दूं तो 49 में जैसे ही 1 घटाऊंगा पीछे आएगा 48। 48 में आप 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो मतलब पहली संख्या तो हो गई 24। पहली 24 है तो 24 से 1 ज़्यादा अगली संख्या हो जाएगी 25। मतलब प्रत्येक विषम संख्या का जो वर्ग है उसको आप 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हो। जिसमें पहली संख्या है वो तो आपके n² माइनस 1/2 से प्राप्त होगी जो 24 आई है, और दूसरी n² प्लस 1/2। n का वर्ग करोगे 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। 49 में 1 जोड़ोगे 50 और 50 का आधा कर दो या 50 में 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 25 बार। मतलब कोई भी विषम संख्या है n, उसका आप वर्ग करते हो n², तो वो जो n² है वो 2 संख्याओं n² माइनस 1/2 और n² प्लस 1/2 इन दोनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। संख्याओं के वर्गों का अवलोकन करना है। तो साथियों देखो यहाँ पर 1 का वर्ग किया है जो कि 1 ही आया है। 11 का वर्ग करें तब 121 आया है, 1 2 व 1। अब इस सीक्वेंस में इसने क्या किया है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, फिर इस 1 को और इस 1 को जोड़ के यहाँ 2 लिख दिया। अब जैसे ही अपन 111 का वर्ग करेंगे तो 1 से तो ये 1, फिर इस 1 से ये 1, ये 1, ये 1 और ये बार वाला 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। फिर ये 1 और ये 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3। फिर ये 1 और ये 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3। इस तरीके से ये कुछ सीक्वेंस बनाई है। जैसे अगर यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर चलो इसको थोड़ा अलग से ले लें, अलग से लिख लें। तो 1 1 1 और 1 मतलब 1111 का वर्ग कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया। इस 1 और इस 1 को जोड़ के मैं यहाँ 2 लिख दूँ। आप मैक्सिमम कब तक लिख सकते हो, देखो यहाँ 2 अंक है तो बीच में 2 है, या 3 अंक है तो बीच में 3 है, या 4 अंक है तो बीच में 4 आएंगे। यहाँ अपने पास कितने अंक है, 4, तो बीच के अंदर आप 4 लिख सकते हो। 4 से फिर उल्टे चलो 3, फिर ये 2 और फिर 1 हो गया, इधर भी 4 के बाद 3 और फिर 2 और ये 1, तो 1 2 3 4, फिर 3 2 3 2 और फिर लास्ट में आपके 1। तो ये पड़ा देखो 1 2 3 4 और फिर उल्टी सीक्वेंस में 3 2 व 1। तो इस तरीके के हमें कुछ रोचक प्रतिरूप आगे भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली 5.1 में साथियों। 5.1 का पहला सवाल हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। तो हम जानते हैं इकाई अंक के बारे में तो बहुत ही शानदार तरीके से कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है या फिर इकाई अंक आपके पास 9 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक तो 1 ही होना है। तो इस क्रम में देखें तो यहाँ पहला जो प्रश्न है उसका हल किस तरीके से लिखोगे कि 81 का इकाई
अंक 81 का इकाई अंक 1 है, अतः इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा साथियों? 1 ही होगा। भाई एक के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 1 ही होता है। और वैसे आप जानते हो तो आप उन सबको यहाँ लिख भी सकते हो ताकि इस प्रश्न में आपको आसानी हो जाए। 1 का मैंने लिख दिया। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है या फिर इकाई अंक आपके 8 है तो इन दोनों का वर्ग करोगे तो वर्ग संख्या का इकाई अंक आपके पास 4 ही आएगा। फिर यदि आपके पास किसी संख्या का इकाई अंक 3 है या फिर इकाई अंक 7 है तो उस संख्या का वर्ग करोगे तो उसका इकाई अंक आपके पास 9 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उन संख्याओं का वर्ग करोगे तो इकाई अंक आपके पास यहाँ वापस 6 ही आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 है तो उसके वर्ग में भी इकाई अंक तो 0 ही होगा, लेकिन वो आपके जोड़े में होंगे साथियों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा जो प्रश्न है उसको भी आपको कुछ इसी तरीके से करना था। क्या लिखेंगे आप उसमें? दूसरे के अंदर दूसरा है 272, तो ये मैंने लिख दिया 272। फिर आपको वापस एज इट इज ऐसा लिखना है कि 272 का इकाई अंक 2 है, तो 2 वाले का आप जानते हो, उसका वर्ग करोगे तो वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में आप लिखोगे कि 799 में इकाई अंक 9 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक 1 होगा साथियों। और फिर 3853 में इकाई अंक 3 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक आपके 9 होगा। पांचवा 1204 में इकाई अंक 4 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। 26,387 में इकाई अंक 7 है तो इसके वर्ग का इकाई अंक आपके 9 होगा। 52,698 में इकाई अंक 8 है तो इसके वर्ग का जो इकाई अंक है वो आपके 4 होगा। 99,880 का इकाई अंक 0 है तो इसके वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 होगा, लेकिन 0 जोड़े में होगा, ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसी तरीके से आप लोग 9वां प्रश्न करेंगे तो 9वें में क्या हो जाएगा आपके कि संख्या है 12,796 का इकाई अंक आपके पास 6 है, तो अतः इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 36 में या मतलब 6 होगा। तो 6 का वर्ग 36, 36 का इकाई अंक 6 होगा। ऐसा आपको इसमें लिखना है। भाषा मैंने ऊपर आपको समझा दी। 10वां भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। 10वां है आपके पास 55,555 के अंदर ये वाला जो इकाई अंक है वो आपके पास 5 है, तो अतः इसके वर्ग का इकाई अंक 5 का वर्ग 25, 25 का इकाई अंक 5 होता है, तो यहाँ 5 ही होगा। उम्मीद है आपको ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा बहुत ही आसान तरीके से। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए साथियों, निम्न संख्याओं में स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण देना है। तो हमने जब इस चैप्टर का आगाज किया था तो उस समय देखा था कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक सदैव क्या क्या हो सकता है? तो उसमें हमने चर्चा की थी कि पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है वो आपके 1 हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 भी हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 भी हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 भी हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 भी हो सकता है, और 0 होंगे, लेकिन याद रखना 0 किस में होने चाहिए? जोड़े में। अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न। ये यदि की नोट्स आपको ये याद है तब अपनी जो बात है वो पूरी की पूरी बन जाएगी साथियों। की नोट्स है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो पहला प्रश्न, मैं सारे प्रश्न नहीं करवाऊंगा, बस एक प्रश्न भाषा के अंदर लिखवा के और फिर बाकी के प्रश्न है वो आपके लिए छोड़ दूंगा, समझा जरूर दूंगा। 1057 में आपके इकाई अंक क्या है साथियों? 7 है। क्या है? इकाई अंक 7 है, और 7 इस की नोट में हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो की नोट में नज़र नहीं आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
ये हमने इसका कारण भी दे दिया आपके साथ साथ। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अब देखिए इसी तरीके से इसका जो दूसरा प्रश्न आप करना चाहो तो दूसरे प्रश्न में क्या होगा साथियों, दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ 23,453। इसमें लिखोगे इसका जो इकाई अंक 3 है, तो इसका इकाई अंक 3 है, तो ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरीके से आप तीसरे में देखोगे तो इसका जो इकाई अंक 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। चौथे में इकाई अंक 2 है, तो इस वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। पांचवें में देखो इकाई अंक तो है 0, लेकिन ये 0 ये तो जोड़े में है, लेकिन ये इस 0 का जोड़ा नहीं है। तो इसमें आप पांचवें के अंदर क्या लिखोगे, 64,000 में इकाई की तरफ से 0 किस में नहीं है साथियों, जोड़े में नहीं है, जोड़े में नहीं है। तो जोड़े में नहीं है तो अपन तो कहाँ से जोड़ा बनाए, अपने तो खुद के ही जोड़े के फोड़े पड़ रहे हैं अभी। तो 0 जोड़े में नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। बस ये इसकी लैंग्वेज हो गई। छठा देखिए इकाई अंक 2 है, इस वजह से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सातवां सेम पांचवें की तरह इकाई अंक में 0 तो है, लेकिन 0 जोड़े में नहीं है। और आठवां इकाई अंक 0 है और या तो इसका खुद का ही जोड़ा नहीं है, इस वजह से ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो उम्मीद है दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग है वो विषम होगा। अरे भाई, सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होता है। क्यों? क्योंकि विषम संख्याओं के अंदर हम देखें तो 1 का वर्ग करें तो 1 ही होता है, 3 का वर्ग करें तो 3 3 9 ये भी विषम है, 4 सम हो गई। 5 का वर्ग करें तो 5 का वर्ग 25 ये भी विषम ही है, 7 का वर्ग करें 49 तो ये भी विषम ही है, और 9 का वर्ग करें तो 81 ये भी आपके विषम ही है। तो कहने का मतलब यदि कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग विषम होगा, और यदि कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग सम होगा। जैसे पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न 431 विषम है, 431 विषम है, तो अतः इसका वर्ग विषम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरे में इकाई अंक 6 है तो ये सम हो गई, तो इसका वर्ग है वो विषम संख्या नहीं होगा। तीसरा 7,700 आपके ये 79 है, तो 79 के अंदर आपके इकाई अंक 9 है, तो इस वजह से ये विषम संख्या है, तो इसका वर्ग विषम संख्या ही होगा। तो इसका वर्ग विषम संख्या है, इसका वर्ग विषम संख्या नहीं है, इसका वर्ग विषम संख्या हो जाएगा। इसमें इकाई अंक आपके पास 4 है तो इसका वर्ग है वो सम संख्या ही होगी, इसका वर्ग आपके विषम संख्या नहीं होगा। तो जैसे दूसरा है, दूसरे की लैंग्वेज आप क्या लिखोगे, संख्या 2826 सम है, सम है, अतः इसका वर्ग विषम नहीं होगा। बस ये भाषा लिखनी है। ठीक इसी तरीके से तीसरे में क्या लिखोगे, 7,779 के अंदर इकाई अंक 9 है या 7,779 विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम होगा। और चौथे में 82,004 सम संख्या है, तो इसका वर्ग है वो विषम संख्या नहीं होगा। तो इस तरीके से उम्मीद है आप ये दोनों प्रश्न कर सकते हैं। भाषा ये की यही रहेगी, समझा मैंने दिया है। चलिए साथियों अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न। निम्न प्रतिरूप का आपको अवलोकन करना है, कर लिया हमने, फिर रिक्त स्थान भरना है, अभी भर देंगे। आप इसमें ध्यान से देखिए साथियों, ये 11 है तब ये 121 है। फिर देखो ये 101 का वर्ग किया है, तो 101 का वर्ग किया तो इधर भी 1 लिख दिया, इधर भी 1 लिख दिया, और फिर देखो बीच में 0 1 है, इस 1 को और इस 1 को जोड़ के बीच में इसने कितने लिख दिए, 2, और फिर 1 0 है तो 1 0 इस तरफ और 1 0 इस तरफ लगा दिए। फिर 1001 में इधर 1 है और इधर दाएं और बाएं दोनों तरफ 1 1 है, और इस 1 और इस 1 को जोड़ के बीच में 2 लगा दिए। अब यहाँ देखो बीच में 2 0 है तो दोनों तरफ इसने 2 2 0 लगा दिए। अब यहाँ इसमें
इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 1,00,000 एक में बीच में 4 जीरो हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। मतलब कुछ नहीं करेंगे तो उत्तर कैसे आएगा, मतलब कुछ कुछ करना है। तो बीच में 4 जीरो है, तो यहाँ पर आप आसान तरीके से 4 जीरो लगा दो, 2 लिखा हुआ है ही, और इधर भी आप राम जी महाराज 4 जीरो लगा दो। तो ये इस तरीके से हमने इस प्रतिरूप को पूरा कर दिया। अब इसमें देखिए, ये अपने पास इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। वैसे 8 अंकों की संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंकों की संख्या हमेशा करोड़ में होती है। इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आसानी से कर देंगे। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ 1, फिर बीच में 6 जीरो है, देखो 3 और 3 6 जीरो है, तो यहाँ पर आप 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6, फिर एक और एक जोड़ के लिख दो 2, फिर आगे वापस लगाओ आप 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर लास्ट में वापस कितना लिख दोगे, 1। और इस तरीके से हमने इस प्रतिरूप को ध्यान से देख करके, उसका अवलोकन करके और आसानी से पूरा कर दिया। चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न। इस प्रतिरूप को पूरा करो। चलो, जब उस प्रतिरूप को कर दिया तो अब हम यहाँ इस प्रतिरूप को भी हल कर देंगे। 11 का 121, बहुत बढ़िया बात है। 101 का ठीक उसी तरीके से, आगे 1 पीछे 1 बीच में 2 और 1 1 0। यहाँ देखो वहाँ क्या था, वहाँ फिर अगली बार 1001 आया था। यहाँ इसने क्या किया है, 101 और फिर 01, मतलब इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,101 दिया है। तो कोई बात नहीं, 10,101 है तो इधर 1 और इधर 1, मतलब दाएं बाएं 1 1 लगा दो। फिर 1 3 बार आया हुआ है तो 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ दिया तो बीच में 3 लिख दिया। फिर एक संख्या छोड़ के 0 है तो 3 के आगे 0, फिर 2 कर देंगे, फिर आगे 0, फिर 1 कर देंगे। तो ठीक इसी तरीके से आप चौथे में देखिए, इसमें जो 1 है वो 1 2 3 और 4 बार आया हुआ है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा और फिर बीच के अंदर आपके यहाँ 4 लिखूंगा। फिर 4 का बाद देखिए, 4 से पहले 0 करो, फिर लिखो 3, फिर 3 के पहले 0 करो, फिर लिखो 2, फिर 2 के पहले 0 करो और आगे ऑटोमेटिक 1 आ ही गया है। और पीछे बात करें तो 4 के पीछे 0 करो, फिर लिखो 3, फिर 0 करो, फिर लिखो 2, फिर 0 करो, फिर लिखो 1। कितनी आसानी से हमने इस पैटर्न को समझ के इसका वर्क कर दिया। चलिए अब देखते हैं आखिरी, इसमें अब सबसे आखिरी वाले का हम अवलोकन करें तो बहुत शानदार तरीके से अवलोकन करने के बाद हमें ऐसा लगा है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपके यहाँ 5 है। तो कहने का मतलब इसमें जो 1 है वो आपके 5 बार आएगा। तो 5 बार आएगा तो इसको हल करें तो मैं यहाँ कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये मैंने लिख दिया 1, फिर 0, 1 हो गया 2 बार, फिर 0, 1 हो गया 3 बार, फिर 0, 1 हो गया 4 बार, फिर 0 और 1 हो गया 5 बार साथियों। तो उम्मीद है इस तरीके से आपको ये 5वां भी समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला अपन इसका 6ठा प्रश्न। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या का आपको पता लगाना है। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए देखो, बहुत ही शानदार पैटर्न है। यहाँ 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, फिर 1 के बाद यहाँ इसमें 1 बढ़ा के लिया, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा साथियों 6 और 6 के बाद 7। फिर देखो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 3 को 4 से गुणा किया 12, तो 4 को 5 से गुणा करेगा साथियों तो यहाँ हो जाएगा 20। फिर 5 को 6 से गुणा किया 30, फिर 6 को 7 से गुणा करेगा तो 6 7 42 का वर्ग हो जाएगा। अब 2 से 1 ज़्यादा लिया 3 का वर्ग, 6 से ज़्यादा 7 का वर्ग, 12 से ज़्यादा 13 का वर्ग, 20 से ज़्यादा 21 का वर्ग, 30 से ज़्यादा 31 का वर्ग, तो फिर यहाँ प्यारे टाबरों 42 से ज़्यादा आपके 43 का वर्ग हो जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से हमने इस प्रतिरूप को समझते हुए इसे आसानी से हल कर दिया। अब देखते हैं अपन इसका 7वां प्रश्न। योग संक्रिया को किए बिना आपको योगफल ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही आसान है। हमने पढ़ा था कि जितनी क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है वो उस संख्या के मतलब यदि कोई n क्रमागत विषम संख्याएं को जोड़ा गया है या n क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है तो उसका जो योग है वो n² होगा। जैसे पहली 3 क्रमागत संख्याएं 1 3 और 5 है, इनको जोड़ें तो 9 आता है, तो ये संख्याएं 3 है, तो प्यारे साथियों ये 3 का वर्ग होता है। तो जैसे यहाँ देखिए इनको गिनिए 1 2 3 4 और ये 5 संख्याओं का वर्ग है, तो n² यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा जिसको हम 25 लिख सकते हैं। फिर इनको यदि देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्रमागत संख्याओं का ये आपके 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है। तो यहाँ ये 10 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग होता है प्यारे टाबरों 100। तो 19 तक 10 क्रमागत विषम संख्याएं थी, 21 हो गई 11वीं और
23 हो गई 12वीं, तो ये 12 क्रमागत संख्याओं का वर्ग है, तो 12 का वर्ग करूंगा तो ये 144 होते हैं। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो 144 हो गया। अब देखते हैं आठवें का पहला देखो साथियों, 49 को आपको 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रथम 7 विषम संख्याएं हैं, वो 1 हो गई, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में अगली विषम संख्या जोड़ी 5, 9, 9 में अगली विषम संख्या जोड़ी 7, 16, 16 में अगली विषम संख्या 9 जोड़ी 25, 25 में अगली विषम संख्या जोड़ी 11, 36 और 36 में अगली विषम संख्या जोड़ी 13। तो इस तरीके से इन 7 विषम संख्याओं को जोड़ के और 7 का वर्ग मैंने 49 प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसी का दूसरा साथियों, दूसरे में क्या दिया हुआ है, 121। 121 11 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ आपके 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7, ये 7 क्रमागत या लगातार विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा है। जहाँ तक ऊपर वाले में 49 प्राप्त हुआ था, 49 में फिर जब आप 15 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा साथियों। 64 में जब आप 17 जोड़ोगे तो आपके वो 81 हो जाएगा। 81 में जब आप 19 जोड़ोगे तो वो आपके पूरे 100 हो जाएंगे, और 100 में फिर जब आप 21 जोड़ोगे तो इस तरीके से वो 121 हो जाएगा। और ये क्रमागत 11 संख्याएं हैं, और इस तरीके से इसका जो वर्ग है वो 121 प्राप्त हो जाएगा। अब गिन के देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 लगातार विषम संख्याएं हैं। चलिए अब देखते हैं इस सेशन का आखिरी प्रश्न, 9वां प्रश्न, जिसमें हमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में, वर्ग के बीच में मतलब जैसे 12 का वर्ग करूं तब 144 आते हैं, और 13 का वर्ग करूं तो 169 आते हैं। इन दोनों के बीच में आने वाली जो 24 संख्याएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। कौन कौन सी, जैसे 145, 145, फिर 146, फिर 147, फिर उसके बाद 148, फिर 149, फिर 150, उसके बाद 151, फिर 152, फिर 153, फिर 154, फिर 155, फिर 156, फिर 157, फिर 158, फिर 159, फिर 160, फिर 161, फिर 162, फिर उसके बाद 163, फिर उसके बाद 164, फिर 165, फिर 166, फिर 167 और फिर 168। अब गिनिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 संख्याएं। क्या ये ज्ञात करने का तरीका कुछ सुसंगत तरीका है? ये ज्ञात करने का तरीका अच्छा है, सुसंगत है? ये कतई सुसंगत नहीं है साथियों। तो फिर क्या करेंगे, चलिए इसको कुछ अलग तरीके से हल किया जाए। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न इसका। इसमें हमें 2 क्रमागत संख्याएं दी है, 12 और 13। 12 को यदि मैं n मानूं, 13 को n+1 मानूं, तो इन दोनों के वर्गों के बीच में आपके 2n संख्याएं आएगी साथियों। तो यहाँ n बराबर 12 है, अतः 12 व 13 के वर्ग के बीच में, वर्ग के बीच में 2n बराबर 2 गुणा 12 बराबर 24 संख्याएं होगी। कितनी संख्याएं होगी साथियों? 24 संख्याएं होगी। बस बहुत ही आसानी से हमने इसको हल कर दिया। अब इसी के बाद दूसरा देखिए, इसमें मुझे यहाँ 25 और 26 दिया हुआ है। तो 25 को यदि मैं n मानूं तो इन दोनों के वर्गों के बीच में 2n बराबर, बोले तो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 आपके 25 दूनी 50 संख्याएं हो जाएगी। और तीसरा जो बोल रहा है, तीसरे में आप देख पा रहे हो साथियों, या 99 और 100 दिया हुआ है, 99 और 100। तो n 99 है, n+1 100 है, तो 99 n का दुगुना 2 गुणा n, बोले तो 2 गुणा 99 बराबर पूरी 198 संख्याएं हैं वो इनके बीच में होगी। तो उम्मीद है इस तरीके से आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, और अपनी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ राजी खुशी पूरी हो रही है 5.1। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तब तक जय हिंद, राम राम साथियों।